सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि वो मुजफ्फरनगर दंगों के 77 आरोपियों पर से केस वापस लेना चाहती है। उन 77 आरोपियों में से अधिकांश बीजेपी के नेता हैं, इनमें विधायक भी हैं और मंत्री भी शामिल हैं। यानी योगी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति दिलाना चाहती है, या यूं कह दें कि उन्हें उनके अपराध की सजा से बचाना चाहती है। ये दंगे 2013 में हुए थे और आधिकारिक तौर पर इनमें 62 लोग मारे गए थे, जिनमें से 42 मुसलमान थे और 20 हिंदू थे। दंगों में 93 लोग घायल हुए थे और करीब 50,000 मुसलमान बेघर बार हो गए थे, विस्थापित हो गए थे। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगे करवाने वाले कौन लोग थे और किनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि योगी सरकार का ये फैसला क्या अन्यायपूर्ण नहीं है? क्योंकि वे एक तरह से दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने से रोक रहे हैं। वे हत्या और बलात्कार जैसे जुर्म करने वाले गुनहगारों को बचा रहे हैं। क्या किसी लोकतंत्र में किसी सरकार को ऐसा करना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो कुछ भी योगी सरकार इस दिशा में करना चाहती है। योगी दंगाइयों को बचाकर एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं, नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मिसाल ये है कि अगर दंगा करने वाले हिंदू हुए, अपने समुदाय के हुए, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर किसी दूसरे समुदाय के हुए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या योगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा कर रहे हैं? ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी की एक बड़ी वजह, बड़ा आधार मुजफ्फर दंगे रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की वजह से जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और उसका असर बाकी के हिस्से पर भी पड़ा, उसने उसे 2014 और 2017 में छप्पर फाड़कर कामयाबी दी। तो क्या योगी दंगाइयों को बचाकर फिर वही करने की कोशिश कर रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से उनके हाथ से सीटें फिसल रही हैं। क्या उनका ये कदम बीजेपी को हिंदू वोट बैंक मजबूत करने में उस इलाके में भी मददगार साबित होगा? एक मैसेज भी दिया जाएगा कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, हम उनकी रक्षा में खड़े रहेंगे। तो ये वो सारे प्रश्न हैं जो योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में लगी अर्जी से उठे हैं, और आज हम इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ मिलकर। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शीतल प्रसाद सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है। हमारे साथ शरद प्रधान हैं, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को देख रहे हैं, सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। हमारे साथ शिवा असलम फहमी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुस्लिम मामलों की जानकार हैं, स्त्री मामलों पर लगातार बोलती लिखती पढ़ती रही हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस हैं, जो कि आंकड़ों के बाजीगर हैं, आंकड़ों पर उनका विशेष अधिकार है और लगातार वो चर्चाओं को उससे समृद्ध करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविकांत हैं, जो जिन्हें आप सामाजिक न्याय के विशेषज्ञ के तौर पर जानते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी वो हमारी बहसों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और सबसे पहले मैं शरद जी आपसे ही शुरू करूंगा कि ये जो योगी सरकार का कदम, हालांकि ये अचानक नहीं हुआ है, पिछले साल भर से ये गतिविधियां चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी राज्य सरकार गई थी और वहां से एक तरह से उसको मंजूरी भी मिल गई थी कि जो एमएलए जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये केस विड्रॉ कर सकती है वो। तो ये जो करने जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो न्यायिक संदर्भ में देखा जाए, जो दंगा पीड़ित हैं उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, दंगाइयों को क्या मैसेज मिल रहा है, ये इस संदर्भ में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें। मुकेश, आप तो स्वयं सब कुछ कह चुके हैं। असली आपने जो जिसे कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड, तो आपने सारी बात तो बयान कर ही दी है। मैं उसमें थोड़ा इजाफा करना चाहूंगा कि इनका प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको इस आज के टाइम में जब ये डेस्परेशन है कि किसी भी सूरत में इनकी पार्टी वापस आ जाए और उनको दूसरा टर्म मिल जाए, तो उसमें उनके लिए हो गया है बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड। और उनका मुख्य और मुझे लगता है एकमात्र
जो तरीका उन्होंने अपना रहे हैं वो कम्युनल पोलराइजेशन, और उसके लिए ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि अब कुछ भी करेंगे, किसी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है सुनकर के कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद तो बड़ा क्लियर है कि वोट की राजनीति किसी तरह यही चीज दिखाना है जो आपने कहा, कि किसी भी सूरत में दंगाइयों को ये इंप्रेशन होना चाहिए कि अगर आप क्योंकि हिंदू हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं हर हालत में। और इससे जो है ये मैसेज के, क्योंकि देखिए एक तरफ ये राजनीति जातों की चल रही है, ओबीसीज को खुश करने में लगे हैं तरह तरह से, और दूसरी तरफ जो मेन कोर इनका ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी तरह से कम्युनल डिवाइड, और उसमें आपने ऑलरेडी देखा है तमाम स्टेप्स जो पहले भी लिए गए हैं कि किसी शहर का नाम रिमोटली इस्लामिक टच भी हो उसमें तो उठा के बदल दो, तो उससे मैसेज दे दिए। सब सारी चीजें मैसेजिंग के लिए है कि आप देखिए हम कितने वो हैं, हमने अच्छा कई उसमें इस तरीके के काम हुए हैं जो ये भी दर्शाते हैं कि शायद आज के दौर में कहीं ज्यादा इंटॉलरेंस हो गई है उस जमाने से जब नवाबों का और मुगल सल्तनत का राज था। जैसे इलाहाबाद को ही देख लीजिए, उसमें जो बदला गया था, किसी ने अकबर ने आकर के किसी शहर का प्रयाग का नाम नहीं बदला था, प्रयाग ही रहा था जो संगम पे बना हुआ था शहर, और आज तक है, लेकिन उसने एक अलग किला बनाया जिसका नाम था इलाहाबाद। ये हिस्ट्री है इसकी, और इलाहाबाद के पीछे जो नाम की जो रिसर्च में जो इतनी चीजें आई हैं सामने, एक राइटर है वहां की जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिखा भी है कि इला और इलाही दोनों एक हिंदी का शब्द है, एक अरबिक शब्द है, तो दोनों का मतलब डिवाइनिटी से है। और ऐसा नाम ढूंढा गया था कि वो लगे द अबोर्ड ऑफ द डिवाइन, इलाहाबाद का मतलब था, अंग्रेज ने उसको आके इलाहाबाद कर दिया, तो वो स्पेलिंग उसकी अल्लाह आ गया उसमें। अब आप सोचिए उससे मैसेज, अब आदमी को तो पता नहीं है, तो उसको लेके बदल करके सोच रहे हैं कि साहब इससे भी जो हिंदू कंसोलिडेशन होगा। लेकिन आप जी आपने बहुत दिलचस्प बात बताई जी, आपने बहुत दिलचस्प बात बताई, लेकिन हम इससे पहले ये चर्चा करना चाह रहे थे कि किसी भी राज्य सरकार का, उसके मुखिया का इस तरह का फैसला कितना जायज है। इसके राजनीतिक लक्ष्य हम समझ रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कोई सरकार, ये पहली बार होगा मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में नहीं है, आप विद्वान लोग हैं, मेरा ज्ञान बढ़ाएं, कि क्या देश में कभी किसी राज्य में किसी एमएलए, मंत्री, किसी पार्टी के नेता जिस पर दंगों के आरोप हों, उनको इस तरह से आरोप वापस लेने की कोई प्रक्रिया हुई है क्या? भ्रष्टाचार के आरोप हो, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिया हो, तो बात समझ में आती है। देखिए बीजेपी ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है ये एग्जाम्पल दे करके कि मुलायम सिंह यादव के राज में जो है कुछ लोग जो एलिज टेररिस्ट एक्ट्स में इन्वॉल्व थे, उनमें से कई लोग बाद में कोर्ट से बरी हुए सालों के जेल में रहने के बाद, उनके यही पाया गया कि चार्जेस सही नहीं थे। बहरहाल उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ करने की क्योंकि मुलायम सिंह ने पहल करी थी, इसलिए उसको लेकर के जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करते हैं ये कि साहब वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। अब तो ये दौर तो बड़ा अजीब सा हो गया है ना, ये कहना, हालांकि उसमें मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि वो बहुत से उसमें ऐसे लोग थे, चाहे वो बनारस का ब्लास्ट हो, चाहे ये जो अयोध्या का ब्लास्ट हो, तो कई जगह इनमें से कई लोग जो उठा के पकड़ लिए गए थे, बाद में कोर्ट से इनोसेंट पाए गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। तो आज लेकिन जो कर रहे हैं ये तो सामने है, संगीत सोम जैसे सबको मालूम है कि खुलेआम उन्होंने दंगा करवाया, लेकिन उसको वहां तक किया उन्होंने एक जो है कहीं का मिडिल ईस्ट का या तालिबान का कोई वो प्ले करके इंसाइट किया लोगों को, एक वीडियो जो बाद में पाया गया कि गलत था। बिल्कुल। शिवा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। जो लोग दंगा से प्रभावित हुए, जिनके परिजन मारे गए, घायल हुए, जिनके घर बार चले गए, वो आज किस तरह से महसूस करेंगे जब वो खबर सुन रहे होंगे कि योगी सरकार उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है और वो इस तरह से उनको आरोप मुक्त करना चाह रही है। क्या वो उनका दर्द किस तरह से बयां कर सकते हैं?
देखिए, समाज में दंगे के बाद एक रिकंसिलिएशन की जो कोशिश होनी चाहिए वो तो किसी स्तर पे हुई नहीं। लेकिन इंसाफ का जो सवाल है वो बहुत पेचीदा सवाल है। वो इसलिए भी पेचीदा सवाल है, इस समय मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द की जो राजनीति है वो किसान राजनीति की उभार की राजनीति है दोबारा, और उसमें महन टिकैत जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने एक तरह से जो उनका रोल रहा है इन दंगों के दौरान और इस पूरे पृथकीकरण के दौरान, उसके लिए उन्होंने नदामत जाहिर करते हुए भी ये बात कही थी कि जो सियासत ने हमें बांट दिया था, हिंदू मुस्लिम कर दिया था, हम वापस अब एक हो गए, हम किसान की आइडेंटिटी पे हैं अब। तो जो अजीत सिंह की पार्टी है उसका काम, जो पूरा आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उसको जीरो करने का भी ये एक प्रयास है कि इसमें वो नाम भी आप देखेंगे जो इस समय किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं या इस समय वो काम कर रहे हैं जो गैर भाजपा राजनीति को, जिसे हम कहते हैं, एक बिंदु बना रहे हैं। तो ये उनके लिए हर तरह से एक बहुत विन विन सिचुएशन है। एक तो ये कि हिंदू युवाओं में ये मैसेज जाए कि देखो हम तुम्हारे लिए हैं, हम खड़े हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, तुमने जो भी अपराध किया है हमारे लिए, उसमें हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो हम और तो कुछ नहीं दे पाए अपने युवाओं को, लेकिन वो अपराध करने की जो छूट है वो उसको फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, हाँ है, महंगाई है, हाँ है, आपके लिए कोई भी भविष्य के लिए भाई बेरोजगार होंगे, नौकरी नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, रिश्ते नहीं मिलेंगे, शादियां नहीं होंगी। यही ये बच्चे जो आज 20s में हैं, ये देखते ही देखते 30s में पहुंच जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे, लेकिन उन सबको ये एक आश्वासन है कि हम आपको अपराध करने की जो छूट दे रहे हैं, यही आपका प्रिविलेज है। आज के हिंदू समाज में अगर आप देखें, जिसको जो एक तथाकथित ट्रेलर दिया गया है हिंदू राष्ट्र का, या जब योगी साहब आए थे तो पोस्टर लगे थे मेरठ में, मेरठ कमिश्नरी में और आसपास कि मुल्लों भारत छोड़ो, कटुओं भारत छोड़ो, ये भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्टर लगे थे जब वो आए थे। तो ये बस वही उसी का एक एक्सपेंशन है, और इस समय उनको वेस्टर्न यूपी में ये बहुत काम आएगा, उनका ये ख्याल है कि ये काम आएगा। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो लोग एक व्यापक एकता किसान के आधार पर बना रहे थे या सरकार के विरोध में, सरकार की आलोचना की जो राजनीति कर रहे थे, क्या उन लोगों में ये सूझबूझ है कि वो इस दरार को नजरअंदाज करवा सकेंगे? क्योंकि जो लोग अपने परिवार वालों की हत्या और बलात्कार और डकैती और लूट, आगजनी, ये वाले मुकदमे लड़ रहे हैं, उनके लिए ये वाकई मुश्किल तो होगा। लेकिन अगर रिकंसिलिएशन का कोई प्रोसेस वहां चला है इस किसान आंदोलन के दौरान, जो कि मेरे नॉलेज में है कि कुछ हुआ है वहां, तो ये उसको पार पा लेंगे। जी, शीतल जी, शिवा जी ने भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं आपसे उस प्रश्न का जवाब मांग रहा हूँ। हिंदुस्तान में इतने दंगे हुए, हाशिमपुरा याद कीजिए, मेरठ मलियाना याद कीजिए, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, और अल्पसंख्यक समुदाय में ये बात घर कर गई है कि हिंदुस्तान में उनके लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं। ये एक बार फिर हम मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में होते हुए देख रहे हैं। तो इसे क्या ये एक कम्युनिटी किस तरह से इसको ले रही होगी? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये कानून का राज है? क्या हमारे यहाँ संविधान है? ठीक है शिवाजी, पहले आप ही बोलिए। हाँ, मैं ये छूट गया था। देखिए, अगर आप गौर करें तो इसके लिए पूरी एक स्टडी है, और उसमें ये जाहिर होता है कि आप 84 देख लें, उसमें सिखों के खिलाफ हुआ, उसमें न्याय नहीं मिला। आप देखिए 92 हुआ, इतने भयानक दंगे हुए देश भर में, बॉम्बे से लेकर के हर जगह, वहां न्याय नहीं मिला। उसके बाद 2002 हुआ, ठीक 10 साल के फर्क पे ये हो रहा है। 2002 हुआ, उसमें न्याय नहीं मिला। उसके बाद 2013 हुआ, और फिर 2020 हुआ दिल्ली में। इन सब जगहों पर आप देखिए ना, दिल्ली के दंगों में भी एकदम नया है मामला, इसमें किस तरह का हुआ। तो और उसके बीच में कंधमाल हुआ जो ईसाइयों के खिलाफ हुआ। एक ही समुदाय की तरफ से इस देश के अल्पसंख्यकों पर बार बार एक विचारधारा का इस तरह का हमला होता है, और उसमें न्याय नहीं मिलता है। सच बात यह है, अंदर की बात यह है कि अल्पसंख्यक ये मान चुके हैं कि न्याय नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि अक्सर ये मेजॉरिटेरियनिज्म की जो एक परेशानी है वो ये है कि न्याय नहीं मिलता है। आपको शांति के नाम पर ये मान लेना होता है कि चलिए जो हुआ सो हुआ, और ये हर 10 साल में भारत में होता है, और सभी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। जी शीतल जी,
पिछले 5 सालों में योगी बार बार यही जताने की कोशिश कर रहे हैं अपने हर एक्शन से, अपनी हर गतिविधि से, कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का राज है, हिंदुओं की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। और ये मुजफ्फरनगर वाला जो मामला आया है उसको इसी तरह से जोड़कर देखा जाए। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, हम लोग जब अटल जी राजनीति में थे और अडवाणी जी बोला करते थे, तो अडवाणी जी को हम लोग समझते थे कि वो थोड़े से उग्र हैं और अटल जी जो है उस पर लीपा पोतन कर देते हैं। और अटल जी के इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रशंसक थे जो उनकी राजनीतिक विचार से समर्थन नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व से लोग फिर भी उनसे बातचीत करते थे, उनके बारे में लिखते पढ़ते थे, कुछ उनमें संतुलन खोजने की कोशिश किया करते थे। फिर मोदी जी आए। मोदी जी जिस वजह से आए वो हम आप सब जानते ही हैं, उसको दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी पूरे देश में अब है। लेकिन उसी समय मोदी जी वाली विधा को बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से प्रैक्टिस कर रहे थे और उनसे पहले से भी कर रहे थे। योगी जी उनमें से एक थे और योगी जी ने मोदी जी से बहुत आगे बढ़ के चीजें इस मामले में की थी। एक उन्होंने बाकायदा आप कह सकते हैं कि एक मिलिशिया का गठन कर रखा था, जो उस पूरे पूर्वांचल के बहुत सारे इलाके में अपनी सरकार न होते हुए भी कानून को हाथ में लेता था, हिंसक घटनाएं करता था, ऐसी बातें करता था जिनसे दंगा हो जाए, दंगे कर देता था। मर्डर में भी लोग रहे, केस योगी जी तक पे हुआ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से उनके झगड़े हुए। लेकिन इस सब ने ही योगी जी को बहुमत समुदाय में एक स्टार के रूप में भी डेवलप कर दिया और आज वो मुख्यमंत्री हैं। और देश में अभी जो हाल का सर्वे इंडिया टुडे का है कि बाकी किसी भी नेता से ज्यादा तेजी से लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में और दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन देश के पैमाने पर जो लोग समाज में उग्रवाद वगैरह को पसंद करते हैं, जिनकी अब एक बड़ी भारी तादाद हो गई है और तकनीक के विकास ने उसमें बड़ा योगदान किया है, वो सब समुदायों में है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे समुदाय में वो कहीं कम है। सिखों में है, मुसलमानों में है, हिंदुओं में है और बहुत सारे बाइबल बेल्ट में ईसाइयों तक में है, लेकिन उसमें अलग अलग मात्राएं हो सकती हैं। तो लेकिन जहाँ जो बहुसंख्यक होता है उससे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत भारी वो खतरा पैदा कर देता है। भारत में उसने साफ साफ यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा कर दी। अब ऐसे में योगी जी सत्ता में भी आ गए। सत्ता में आने के बाद वो जो कुछ भाषण देते रहे थे उस पर उन्होंने अमल करना शुरू किया। वो पहले मुख्यमंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने खुलेआम उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और उस प्रैक्टिस करने को काफी तालियां मिल रही हैं अभी भी। आपको अचरज होगा, भी हाल में मैं आते समय आज बात कर रहा था, दिन में कई सर्वे करने वाली टुकड़ियां निकली हुई हैं, हमारे अजीत अंजुम भी निकले हुए, उनसे भी मेरी रोज बात हो रही है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा वैसा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई में आपको बता रहा हूँ कि 5 जिले छोड़ के सहारनपुर, बागपत, मेरठ, शामली, ये उधर के 4-5 छोड़ के उसके बाद आप जब चलते हैं तो योगी जी के इस कारनामे को बहुत जबरदस्त समर्थन प्राप्त है जनता, बहुत जबरदस्त। और उस बेल्ट में भी सिर्फ ये मामला किसान आंदोलन का जाटों में 40-50% तक ही प्रभावशाली है और बाकी सब में जो योगी जी कर रहे हैं उसके लिए तालियां हैं। कुछ मिलजुमला समाज की तकलीफें होती हैं जो माइक्रो लेवल पे होती हैं, जैसे पश्चिम में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, कुछ उसके लिए दूसरी सरकारों ने भी कम गलतियां नहीं की है। उस समय यहाँ पे पशु चोरी और उनका अवैध कटान का एक बहुत बड़ा कारोबार था और ये सच है कि उसको लापरवाही से डील किया गया था पिछली सरकारों में। आज जब भी जो आप किसी गांव में जा रहे हैं, बीजेपी ने ये पहुंचाने में सफलता हासिल की है। शीतल, ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। हम मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में जो करने जा रही योगी सरकार,
मैं आता हूँ, हम योगी जी मैं वो इस परिस्थिति बता रहा था। तो योगी जी ने जी इस सब को बहुत ही मतलब इस्तेमाल किया है। अब मुजफ्फरपुर दंगे में इस एरिया में उनका ये मुजफ्फरनगर फैसला, जो उन्होंने फैसला लिया है, वो बहुत नीचे तक जाने वाला है और राजनीतिक निहितार्थ उसके बहुत उनके पक्ष में। और ये अमाइकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। यही का नहीं, यही काम इनको कॉपी करते हुए कर्नाटक में भी किया गया है। कर्नाटक में भी इसी तरह से दंगाइयों को आजाद करने की कोशिश की गई और यहाँ योगी जी करेंगे ही। इसके सीधे सीधे तात्कालिक फायदे उन्हें चुनाव में, चुनाव दर चुनाव मिल रहे हैं। और आप देखिए गाजियाबाद में एक साधु पाला हुआ है जो रोज दूसरे तीसरे दिन उसका वीडियो आता है, मतलब उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो लिटरली गालियां देता है, कत्ल करने और दंगा करने के आह्वान करता है, उसके चेले गोलियां चलाते हैं शाहीन बाग और सब जगह, सब पकड़े जाते हैं। वो लगभग वही सब कर रहा है जैसा एक महाराष्ट्र के आसपास के गैंग ने बहुत सारे लोगों को, गौरी लंकेश तक को मार के, कलबुर्गी वगैरह को सबको मारा था। लगभग वैसा ही काम वो तो छुप के कर रहे थे और डिनाई करते थे। ये कुछ डिनाई नहीं कर रहा है, रोज वीडियो बनाता है, इसके चेले वीडियो बनाते हैं, यही गाजियाबाद में है, इस पे कोई मुकदमा नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। तो ये हम एक ऐसी स्टेज क्रिएट कर रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में, जिसको सफल मॉडल बताया जा रहा है बाहर दूसरे राज्यों में। योगी जी वाला मॉडल, ये मॉडल सीधे सीधे दंगाई मॉडल है, ओपन दंगाई मॉडल है। जी सिद्धार्थ जी, जरा मैं चाहूंगा कि आप मुजफ्फरनगर के दंगों को अपने ध्यान में रखकर ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में बात करें कि एक राज्य सरकार, एक सत्ता इस तरह से जब व्यवहार करती है तो उसे किस रूप में देखा जाए? क्या हम उसे एक लोकतांत्रिक संविधान और कानून के आधार पर चलने वाली सत्ता के रूप में अभी भी मान्यता दें या खारिज कर दें? मुकेश जी, देखिए, मुकदमे वापस करने का ये जो सिलसिला है, ये मुजफ्फरनगर का दंगा बहुत बड़ा था। मेरा ख्याल है कि शीतल जी और शरद जी अगर याद करेंगे तो मेरठ, मरियाना, करनैलगंज का जो स्केल था दंगों का, जो भयावहता थी, करीब करीब उस लेवल का ये दंगा था, जहां इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई थी, एक बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था। लेकिन मुजफ्फरनगर से पहले भी और अभी भी अलग अलग हिस्सों में ये दंगाइयों से मुकदमे वापस लेने की कवायदें चल रही थी। अभी कल्याण सिंह की अंत्येष्टि के एक दिन बाद ही कासगंज के दंगाइयों से केस वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है। मऊ में एक पुराना केस चल रहा है, उसको लेकर भी ऐसी ही अर्जी दाखिल हुई है। मऊ के दंगे के बारे में आप सबको मालूम है, उस पर संलिप्तता किन किन लोगों की पाई गई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा अकेले हिंदू मुसलमान तो था ही था, मैं भी वहां गया जिस दौरान दंगा हुआ था। वहां जाटवों, अनुसूचित जात के लोगों को, उनके ऊपर भी हमले हुए थे, और उनके ऊपर हमले इसलिए हुए थे कि अगली जात के लोगों ने उनके ऊपर हमले किए थे कि भाई, जब हम लोग मुसलमानों पर हमला कर रहे थे तो तुमने क्यों साथ नहीं दिया, या तुमने क्यों नहीं साथ में हमला किया। हम लोगों ने जो वहां दौरा किया था तो रविदास मंदिर में बहुत सारे लोग आकर शरण लिए हुए थे। ये संस्थागत तरीके से जो मुजफ्फरनगर में बड़ी कवायद शुरू हुई है, इसके पीछे के जो कारण है वो शिवाजी ने भी जिक्र कर दिया, और फिर जी आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समस्या थोड़ी ज्यादा है। अभी शीतल जी ने जिन लोगों से जो अलग अलग सर्वे कर रहे हैं उनमें भी 5 जिलों का जो जिक्र किया था, दरअसल वो विषयांतर नहीं है, वो चीजें सब जुड़ी हुई हैं इसी विषय से। मुजफ्फरनगर की पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या कुछ जटिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाटों के, मुसलमानों के, किसान आंदोलन की वजह से एक साथ जो फिर से मेलजोल शुरू हुआ है, एक मंच पर जो आए हैं, जिस तरीके से राकेश टिकैत के साथ गुलाम मोहम्मद जौला दिखाई देने लगे हैं, बाकायदा मंच पर दहाड़ लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल, जिसने जाटों की मूलतः पार्टी कही जाती है, जिसने दलितों के लिए चेतना और स्वाभिमान यात्रा निकालनी शुरू की है,
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इनकी पूरी केमिस्ट्री को बिगाड़ सकती है या बिगाड़ रही है। कि भी जाटो मुसलमान अगर ये सारा एक साथ इकट्ठा हो जाए, क्योंकि इन्हीं को तो बांट कर, इन्हीं को आपस में लड़ाकर, इन्हीं के बीच में बहुत गहरी खाई पैदा करके, तो आप देखें अगर जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ जो पहला चरण होता है वो पश्चिम से शुरू होता है, और पश्चिम के चरण में ही इतनी भयंकर लीड होती है भारतीय जनता पार्टी को, और फिर उसका मैसेज डाउन द लाइन आना शुरू होता है कि भाई साफ कर दिया, स्वीप कर दिया, ये स्थिति होती है। यही 14 में हमने देखा है, यही 19 में भी हमने 17 में देखा, 19 में देखा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इनका गणित जो बिगड़ा था, उसकी वजह से परेशानी काफी थी। आप देखें अगर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही क्यों लगते हैं। मैं भी जहां रहता हूं बलरामपुर जिले में, उतरौला में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, या शीतल जी के सुल्तानपुर की तरफ, इधर कोई मकान बिकाऊ है कि पोस्टर नहीं लगते हैं, ये सारे उधर ही लगते हैं। और कुछ इतने ज्यादा अब लगने लगे हैं कि उसकी तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है। मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी के स्तर पर भी मूर्खताएं कर जाते हैं। जून में जो कवायद हुई जिस पर हम लोगों ने यहाँ बहुत बार बहस की, मुख्यमंत्री को बदला जाए या संगठन में बदला जाए, क्या कुछ बदल दिया जाए, उसके बाद अगर आप देखें तो एक साथ कई चीजें शुरू हुई हैं। ये दंगों में मुकदमे वापस लेने का सिलसिला उसके बाद और ज्यादा तेज हो गया है। ये जो मैं आपको मुजफ्फरनगर के अलावा जो बाकी 3-4 जगहों के उदाहरण बता रहा हूँ, ये सब जून जुलाई के दौरान की ये सारी शुरुआत हुई है। उसी समय धर्मांतरण भी आ गया, उसी समय यहाँ अलकायदा भी मिल गया, और अलकायदा को भी आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी उसके रणनीतिकारों की कि अलकायदा प्रेशर कुकर बम और देसी तमंचे भी इस्तेमाल करता है। मतलब वो बहुत सारी चीजें एक साथ शुरू हो गई हैं। धर्मांतरण के मामले आना शुरू हुए हैं, अलकायदा भी शुरू हो जाता है, बहुत सारी मकान बिकाऊ है कि का सिलसिला बहुत तेज शुरू हो जाता है। सारी कवायद पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिगड़े गणित को संवारने की है। कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर से एक वही वाली स्थिति पैदा की जाए कि कम से कम, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होगा फिर उसका मैसेज बहुत तेजी से जाएगा। और आज ही मैं देख रहा हूँ कि जो किसान पंचायतें और वो है, उनका जो कार्यक्रम आया है उसमें जौनपुर से लेके और आजमगढ़ से लेके लखनऊ से लेके वो बड़ी बड़ी पंचायतों का कार्यक्रम आ गए हैं, जिसमें वो सारे के सारे लोग शामिल होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का किसान बड़ी खुशहाल है, मेरे देश की धरती सोना उगले गाना गाते हुए गांव में खेती कर रहा है और पश्चिम का ही परेशान है। परेशानी तो यहाँ की है, यहाँ भी है, वही उतनी है, बल्कि उनसे ज्यादा है। भाई यहाँ का किसान थोड़ा गरीब ज्यादा है, मजबूर ज्यादा है, परेशान ज्यादा है, वो उस तरीके से ना उतर सकता है ना दिल्ली जा सकता है। तो ये मुजफ्फरनगर दंगों के केस वापस लेने की हो, कासगंज के दंगों का केस वापस लेने का हो, मऊ के दंगों का, और भी छुटपुट केसेस हैं जिनको वापस लेने का मामला हो, ये तेजी के साथ बढ़ा है। और ये सारा कुछ पिछले 2-3 मैं समझ गया। ये पूरा जो उनका हिंदुत्व के एजेंडे को चुनावी एजेंडे में तब्दील करना है, ये उसकी कवायद का हिस्सा है। रविकांत जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं तो विपक्षी दल इसको इस मामले में कितना सक्रिय? मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का कुछ बयान आया है जिसमें उसने इसको कंडेम किया है, योगी सरकार के इस कदम को। क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल इतने चौकन्ने हैं, उनको इस बात की चिंता सता रही है कि इस तरह से खेल खेला जा रहा है, उसके काट में कुछ कर पा रहे हैं वो? देखिए, एक बात को लेकर के तो हम सब लोग सहमत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही थी। और जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ये है कि चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने सर्वे किया होगा, उस चीज को बखूबी वो जानते हैं कि अगर वहां पर हिंदू मुस्लिम डिवीजन नहीं हुआ तो बीजेपी चुनाव बहुत बुरी तरीके से वहां हारेगी। और उसका चूंकि एक पूरा इतिहास वहां पर है, तो उन जख्मों को कुरेदना भर बाकी है। और उसके साथ साथ जो जाट है, सैनी है, या जो और जातियों के लोग हैं जो उन तमाम दंगों में शामिल थे, जो कहीं जिनके ऊपर मुकदमे हुए, अगर उनके मुकदमे वापस होंगे तो 2 चीजें होंगी। पहली बात तो यह है कि वो जख्म हरा होगा,
और आप ये संदेश दे पाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, या हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि जो हमारे साथ खड़ा है तो उसको किसी भी कीमत पर हम बचाएंगे, और ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों का भी माला डाल करके स्वागत किया गया था। योगी आदित्यनाथ की रैली में उनको आगे बिठाया गया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई, फिर बाद में शायद उनको विड्रॉ कर दिया गया। तो ये स्थितियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में, और दंगों का एक लंबा इतिहास है। शिवाजी ने जिसका जिक्र किया, सिद्धार्थ जी ने कुछ और जिक्र किया, और पाल ब्रास का एक अध्ययन है जिसमें वो ये कहते हैं कि जब जब दंगा हुआ है, या सीधे तौर पर उनका वाक्य है कि दंगों से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा होता है, तो जाहिर है कि वो उनके पास और अंतिम हथियार यही है, तो वो उसको फिर से ले आना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना आपदा की जो बदइंतजामी है, बेरोजगारी और महंगाई के जो बड़े सवाल हैं, जिसमें लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं इस सरकार से, तो वो उनको हिंदुत्व के धरातल पर या सांप्रदायिक का वो पूरा माहौल बिगाड़ करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी उनके एक तरह से वो जो सांप्रदायिकता उनके भीतर है उसको एक तरह से उत्तेजित करना और अपने पाले में ले आना, उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना। और ये जहर ऐसा है जिसको मार्क्स कभी अफीम कहा करते थे कि उसमें लोग बेरोजगारी, महंगाई, सारी आपत्ति भूल जाते हैं। और वो देखिए पश्चिमी यूपी के जो जिक्र किया शीतल जी ने, अजीत अंजुम की जो रिपोर्टिंग है, लोगों को लगता है कि महंगाई तो सब होती है, महंगाई से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक समुदाय विशेष का दिमाग ठीक है, माने उनको टाइट किया गया है। ये जहां मानसिकता हो, उस देश का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता, हाँ, दूसरा जो आपका सवाल था विपक्ष कि विपक्षी दलों की हिम्मत नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब नेहरू जैसा व्यक्ति विभाजन के दौर में, जहां लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों लोगों ने पलायन किया था, और वो व्यक्ति चुनाव में जाकर के सीधा पूछता था कि हमें पाकिस्तान जैसा देश चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष भारत चाहिए। लुधियाना की एक सभा थी, 5 लाख करीब लोग थे, उसमें नेहरू ने सीधे तौर पर कहा था कि वो आरएसएस की तरफ इशारा करके, जनसंघ की तरफ इशारा करके, कि ये अगर सत्ता में आ गए तो इस देश में नाश होगा, और वो हमको दिख रहा है। इन विपक्षी दलों के पास हिम्मत नहीं है ये कहने की, वो जो धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य है, जो संवैधानिक मूल्य है, उसको लेकर के डटकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है, समाजवाद को लेकर के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। संविधान सीधे तौर पर तार तार हो रहा है, संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की कोई उनके पास न कोई फॉर्मूला है, न कोई हिम्मत है। उनके पास एक ही चीज है कि सत्ता कैसे आएगी, चुपचाप घर बैठे रहिए, लोग नाराज होंगे। और मैंने तो यहां तक सुना है कि लोग पिटेंगे तो जाएंगे कहां। ये आप उस वक्त सोच रहे हैं जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूरा जो मैनेजमेंट है, चुनावी मैनेजमेंट, और मैं जो देख रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा उन तमाम, अगर मैं चीजों का जिक्र करूं तो वो लंबा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैनेज कर रही है बीजेपी इस दौर में, जब बिल्कुल सामने इतनी नाराजगी है, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। मुझे तो बड़ा मुश्किल नहीं, उसके तो बहुत सारे नजारे हम देख रहे हैं कि भिखारी को पीटा जाता है, वो पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है, चूड़ी वाले को पीटा जाता है, रिक्शे वाले को पीटा जाता है। तो इस स्तर पर अब ये काम शुरू हो गया है। लेकिन शरद जी, ये मामला इंसाफ का है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 महीने पहले ही एक फैसला दिया है जिसमें आप अब इस तरह से विड्रॉ नहीं कर सकते जैसे योगी जी ने अपने केसेस विड्रॉ कर लिए खुद ही। अब उतना आसान नहीं रह गया है। कर्नाटक ने विड्रॉ करने की कोशिश की थी, उस पर भी रोक लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। और क्या आपको लगता है कि अगर मंजूरी नहीं मिलती है तब क्या स्थिति होगी? क्या तब भी योगी उसका लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने तो बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, ये बहाना देकर भी वो
इसका फायदा इसको भुना सकते हैं? नहीं, भुनाने का तो पूरा प्रयास करेंगे मुकेश। देखिए, उनके पास ये बहुत बड़ा हथियार है जिसको वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि इनके लिए कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरह से इनको चुनाव जीतने की वो लगी हुई है। और देखिए, इन्होंने जब वो जो आपने बात कही कि सबसे बड़ी बात यह है, और इनके लिए बड़ा इजी जस्टिफिकेशन बनाते हैं ये, क्योंकि अपने खुद के केसेस, ये शायद पहली बार हुआ था प्रदेश में कि मुख्यमंत्री ने अपने दस्तखत से अपने खिलाफ जो केसेस थे, चाहे वो दंगा कराने के हो और तरीके के कई क्रिमिनल केसेस थे, वो सारे वापस लिए। ये अब ये हो गया। और ये अच्छा, जो बाकी लोग, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि साहब जब अपने करा सकते तो हमारे भी कराइए, जो इनके समर्थक हैं, और इसीलिए उनको अश्योरेंस दी गई कि हम जो है तुम्हारा केस भी वापस कराएंगे। और जिस तरीके से, जिस हद तक जाने का प्रयास हो रहा है, अभी देखिए, अभी आप इस पे मत जाइए कि कोर्ट फाइनल व्यू क्या लेते हैं, इसमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, अभी से कहना बिल्कुल आप पहले से सोच के मत चलिए कि परमिशन नहीं मिलेगी। जो हालात हैं उनमें कुछ भी हो सकता है, और अगर ये बड़ा सब्जेक्टिव इशू हो गया है। अब आज की डेट में इनके ये सब जो वर्किंग है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, तो इसलिए किस तरीके से करेंगे और क्या होगा ये तो सिर्फ समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इससे माहौल बिगड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जो डॉक्टर रविकांत ने कहा, प्रॉब्लम विपक्ष की भी है कि उनके पास ये इसके लिए दम चाहिए, और इस वक्त जो विपक्ष की हालत है, इतनी बिगड़ी हुई हालत है कि उनमें जो करेज ऑफ कन्विक्शन कहा जाता है उसकी टोटल डेफिसिट है। उसका हिम्मत नहीं किसी की कहने की, सच पे लड़ने की। उसके लिए देखिए, जो आदमी अपनी कमी पहचानता है और एडमिट करता है, वो ही उस कमी को दूर कर पाता है। और अभी तक जो हालत है, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनमें किसी में भी ये ताकत दिखती नहीं है। और जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। जी शीतल जी, ये इस राजनीतिक रूप से समझदारी है या साहस की कमी है? क्योंकि अगर आप उस तरह से खड़े हुए और मैसेज गया हिंदुओं के खिलाफ, बताइए हिंदुओं को बचा रहे थे योगी जी और ये रुकावट डाल रहे हैं वगैरह वगैरह, एक जो नरेटिव हमेशा बीजेपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही ममता बनर्जी को इसीलिए चंडी पाठ करना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ा। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आपको जनेऊ बार बार दिखाना पड़ता है। तो विपक्षी दलों से जब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप साहस दिखाइए, क्या ये हमारी समझदारी भरी मांग है या इस समय बहुत ही चुपचाप ढंग से काम करना है और विपक्षी दल इस समझदारी का परिचय दे रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ विपक्षी दलों की ही समस्या नहीं है, ये सारे सोचने समझने वाले और राजनीति में विश्लेषण करने वालों की भी एक समस्या हो गई है। जो सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने बुली कर करके लोगों को ऐसा कॉर्नर कर दिया है। हम आप भी अपने प्रोग्राम करते समय, अपनी बात बोलते समय भी बहुत कॉशियस रहने लगे हैं, और राजनीति करने वालों को तो बिल्कुल उन्होंने, आप कह सकते हैं, अखाड़े से बाहर कर रखा है। एक तो उत्तर भारत में, खासकर इन दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, यहाँ जो लोग विपक्ष के मतलब भाजपा के सामने जो विपक्ष बनता है, उसके जो लोग थे, इन सब लोगों ने 25-25, 50-50 हजार करोड़ रुपए अपनी सीट के नीचे दाब रखे हैं। इनमें बहुत सारी इनकी कमजोरियां हैं, बहुत सारे इनके एसेट्स वगैरह के मामले उछलते रहते हैं बीच बीच में। हर सरकार, ये सिर्फ इसी सरकार का मामला नहीं, ये तो बहुत अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करती है। इसके पहले की भी जो सरकारें थी उसमें भी यही होता था कि कोर्ट्स वगैरह को मैनेज करके आप किसी तरह से इस मामले को अलग कर लीजिए। ईडी और सीबीआई, यस, एक तो ये बुरी तरह से करप्ट लोग हैं, और इनकी सबके यहाँ वंशवाद है। जो नई पीढ़ियां आई हैं उनका कोई पीछे का अतीत नहीं है, आंदोलन का, राजनीतिक समझ का, और ऐसे वक्त के चैलेंज को आमना सामना करने का।
तो ये जो पीढ़ी आजादी की लड़ाई से उपजी थी और उसके बाद आप कह सकते जेपी आंदोलन के जमाने में जो पीढ़ी थी, उन सब लोगों में विजन था, हिम्मत थी, जेल जाने का उतना डर नहीं था, लाठी भी खा लेते थे। मुलायम सिंह जी के बाद वो चीज खत्म हो गई और मुलायम सिंह जी के उत्तरार्ध में उनमें भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बहुत सुविधा में और बहुत साधन संपन्नता के ऊपर बैठ चुके थे और अपने निज को वो ज्यादा देखते थे। वरना ऐसा हो सकता था कि आजम खां जैसा नेता इस तरह से सड़ाया जा रहा है जेल में, और इतनी बड़ी पार्टी जो सरकार में आने का दावा करती है, इसने एक दिन रामपुर को घेरा तक नहीं। मतलब विपक्ष ने अपनी भूमिका त्याग दी है। वो जनेऊ पहने या कोई गमछा डाल ले और तिलक लगा ले और किसी भी रंग का तिलक लगा ले, वो उस प्लैंक को उनसे नहीं ले सकता। वो बहुत संगठित 100 साल में बनाया हुआ और लगातार लोगों में घड़ा के रूप में उसको चाशनी के तौर पे पकाया हुआ वो राजनीतिक शास्त्र है। उसको ये टहलते हुए जनेऊ डाल के नहीं हासिल कर सकते या किसी ब्राह्मण को खड़ा करके नहीं हासिल कर सकते। तो अब ये इस प्लैंक को हार चुके हैं, इनकी तो समझ में भी नहीं आ रहा और ये करप्ट है। जी शिवा जी, आप कुछ कह रही थी, अनम्यूट हो जाइए पहले। शीतल साहब ने जो इशारा किया और उससे पहले शरद जी जो कह रहे थे कि किसी गैर भाजपा या विपक्ष में अभी ये रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही है कि वो इस पर एक नैतिक मुद्दा बनाए इसको, और देश के आम जनता से और बहुसंख्यकों से ये पूछे कि क्या आपको आपराधिक बेटा या भाई या पुत्र जो है वो मंजूर है, और ये जो आदमी बलात्कार करके या हत्या करके आगजनी करके वापस लौटा है, क्या आप इसके साथ सहज हैं? ये सवाल नहीं हो रहा है। अब आप देखिए इसका उल्टा हो रहा है। 2 नई किताबें आई हैं, एक पवन वर्मा की है और एक उनकी है जो केरल वाले एमपी हैं शशि थरूर। दोनों किताबों में अगर आप देखिए उसका जितना भी रिव्यू आ रहा है उसमें वो एक अपोलोजेटिक हिंदुत्व से निकल करके एक जिसको हम कहना चाहिए कि ठीक है बीजेपी की धारा उन्होंने नहीं पकड़ी है, लेकिन उसमें ऑब्लिटरेशन है, यानी कि जितना भी इतिहास अब वो बाँच रहे हैं उन किताबों में, उसमें कहीं पर भी हिंदू के अलावा कोई और प्रेजेंस है नहीं और सिर्फ उसी का यशोगान है। वो दोनों किताबें चर्चा में हैं और ये दोनों लोग कांग्रेस से बाज़ाब्ता जुड़े हुए लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वोट की राजनीति वाले नेता ये कर रहे हैं, ये वो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं जिनको इतना मसला नहीं है वोट की राजनीति को साधने का, वो लोग भी विपक्ष में यही कर रहे हैं और वही वहाँ के बुद्धिजीवी चेहरे हैं। और ये तो एक चीज़ है। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस समय, वो उस समय भी क्या कर रही थी, और इस आजम खान साहब का जिक्र किया 2013 में आजम खान के साथ क्या हो रहा था, 14 में क्या हो रहा था, तो वहाँ पर एक मनोवृत्ति दिख रही है कि इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब ये बोझ बन गए। मतलब आप ये बताइए कि जिस तरह की, मैं तो खैर समर्थक नहीं हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरह का योगदान आजम खान का है वो तो अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिना किसी योगदान के, उस आदमी का क्या योगदान है समाजवादी पार्टी में? अब वो मुख्यमंत्री बनता है और फिर वो समय देता है कि बात करेगा या नहीं करेगा उस नींव के पत्थर से। वो अच्छी है बुरी है, मतलब वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये बताइए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें पहले 20 नाम परिवार के अंदर के आते हैं जिनको टिकट मिलेगा, उससे आप क्या, वो सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए हैं। ये बात जनता जितनी जल्दी समझ जाए, जो तथाकथित सेकुलरिज्म के सवाल पर वोट देने वाली जनता है, वो इन पार्टियों का चरित्र समझे, तब कुछ होगा। असल बदलाव जनता के अंदर आया है। इन सब लोगों को पता है कि अगर हक बात करेंगे तो हमारी जनता नाराज हो जाएगी। हमारी जनता इसमें खुश है। देखिए अंदर से जो जाति का सवाल है वो इस समय सबसे बड़ा सवाल है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये उसी को ढांपने की कोशिश है। जाति के सवाल के ऊपर एक नेट डाला जा रहा है, वो है हिंदू मुसलमान का नेट। ये जो जाल फेंका गया है, इससे बचने की कोई कोशिश इसलिए नहीं करेगा कि एक लमसम वोट मुसलमान का मिल जाएगा उन लोगों को जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, और एक लमसम वोट उधर मिल जाएगा, तो बंदर बाट पूरी है। अगर कहीं जाति का सवाल पर चुनाव हो गया तो ना बीजेपी के लिए आसानी है, ना समाजवादी पार्टी के लिए आसानी है, ना बसपा के लिए आसानी, किसी के लिए आसानी नहीं है। तो सबकी जरूरत है कि हिंदू मुसलमान हो। कुछ लोग रॉन्ग फील करें, कुछ लोग ये फील करें कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है,
और उस भावना के साथ वो एक जम झुंड बना करके वोट दें। और ये मानसिकता मुसलमानों में लगातार पनपाई गई है। इसमें 2-3 बार रिस्क लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, और उन्हें देखना पड़ेगा कि वो इस जाल से बाहर आएंगे, मुद्दों पे बात करेंगे या नहीं। अब सारा का सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वो समझें इस बात को। तो मतदाता जब तक भुगतेंगे नहीं योगी के 1-2 राज को तब तक नहीं समझेंगे। अपराध करने की जो छूट है वो इतना जोश भर रही है लोगों में कि अब सिर्फ अपराध मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा है, आपस में हो रहा है। और ये जो दम है कि फला नेता के छत्र छाया में हम हैं, इससे बात बढ़ी है। लेकिन बात यह है कि हमारे मीडिया में भी वही अपराध ज्यादा चर्चा में आता है जो धर्म के आधार पे हो, जो बाकी का। अभी आप देखिए एक महिला ने जिस तरह आत्महत्या किया अपने को जला करके उसके साथी ने, ये भयानक है। हम तालिबान कर रहे हैं महिला के अधिकार पे, और उसी समय वो आत्महत्या है जो सीधे एक बड़े नेता के ऊपर आरोप है कि उसने बलात्कार किया है। लेकिन हमारी कमी यह है कि हम उस पर ऐसी बैठक नहीं बुला रहे हैं, उस पर भी तो बुलाएं। तो देखिए जो वादा था कि मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, वो धोखा यही है कि सबके साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन चर्चा में सिर्फ मुसलमान महिला या मुसलमान पीड़ित रहेगा तो फायदा किसका होता है? जी, ये मैं चाहता हूँ कि रविकांत जी, आप अक्सर विपक्ष को दूसरे तरह से देखते और प्रस्तुत करते रहे हैं। क्या आप बाकी पैनलिस्ट से सहमत हैं? आपको लगता है कि विपक्ष न काम कर रहा है, न उसके पास विचार है, न दिशा है, न साहस है? दरअसल देखिए, इस समय विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव है जो लड़ाई में है, जो सामने सीधा दिख रहे हैं। लेकिन उनके जो सलाहकार हैं उनकी ये समस्या है कि वो लगातार अखिलेश यादव को, सलाहकारों को दोष मत दीजिए, सलाहकारों को दोष मत दीजिए, सलाहकार भी उन्होंने ही रखे। जी, वो जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका हो और पार्टी का अध्यक्ष कहलाता हो, उसको उसके सलाहकारों को इल्जाम दें। आदमी ये दूध पीते बच्चे तो नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि 300 जीतेंगे, फिर 350, फिर 400 और अखिलेश जी ने 400 तक जिता दिया। अब लोग उसमें मजाक बना रहे हैं कि साहब कौन 3 विधायक आपके हो सकते थे जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनको आपने छोड़ दिया है। तो ये हालात है उत्तर प्रदेश में कि जो विपक्ष में लड़ रहा है वो एक मजाक में पॉलिटिक्स कर रहा है, और उसको ये लगता है कि जब ये महंगाई और बेरोजगारी और ये तमाम उत्पीड़न होगा तो उसके बाद लोग हमको वोट करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दलित का सवाल इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा कि दलित का कोई सवाल नहीं आया, जिसकी तरफ इशारा किया शिवा जी ने। और जो ओबीसी का सवाल था वो तब आया जब नरेंद्र मोदी उसको लेकर के आए, और अखिलेश यादव उस समय परशुराम खेल रहे थे, ब्राह्मण मायावती के साथ खेल रहे थे कि कौन उसमें आगे होगा। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको लगता है कि लोग जब परेशान होंगे तो वो वोट कर देंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम इनको करते हैं तो सवर्ण वोटर हमारा नाराज हो जाएगा, या इनको ये लगने लगा है कि अब धर्म का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है सबके लिए, और इसलिए वो डिस्कोर्स ही नहीं पैदा करना चाहते। मुझे लगता है कि इन राजनीतिक दलों में वो हिम्मत नहीं है, वो इतने डरपोक किस्म के हैं। अगर उस सवाल को खड़ा करें, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, क्या ये सवाल लोगों के जहन में नहीं जाएगा? लेकिन वो आपने डिस्कोर्स ही नहीं पैदा होने दिया। बीच में वो जो पूरा ब्राह्मण नाराजगी का पूरा नैरेटिव आया, और मैं आज भी उस पर कायम हूं, मैं बराबर कह रहा हूं कि ये नैरेटिव है। और उस नैरेटिव के 2 कारण थे कि एक तो इन दोनों पार्टियों को आप ब्राह्मण पर लगा दीजिए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज ना होने दीजिए कि साहब ये सवर्ण वर्चस्व वाली पार्टी है, और ये दिखाइए कि साहब देखिए योगी जो है ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं। रविकांत जी, मुझे ये लगता है कि हिंदुत्व का आतंक हम लोगों पर भी इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग भी बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। 10 राज्यों के चुनाव हुए 2018 के बाद से, और कहीं भी बीजेपी ढंग से जीत नहीं पाई है, हारी है या बहुमत के बिल्कुल आसपास रही है। ये तमाम हिंदुत्व की और तमाम ताकतें टूट पड़ने के बावजूद तो हम लोग आज इस मुजफ्फरनगर के मामले में जो योगी सरकार कर रही है उसके प्रभाव को भी कई गुना ज्यादा आंक रहे हैं।
अरे किसान आंदोलन अभी जब अपना आंदोलन बढ़ाएगा, मिशन यूपी शुरू करेगा, तो उसका भी रंग देखना पड़ेगा ना। आज जो लोग वीडियो बना रहे हैं, आज की तारीख में हो सकता है वो जो जहां जा रहे हो उन्हें इस तरह के बाइट्स मिल रहे हों, इस तरह के बयान मिल रहे हों, लेकिन हो सकता है वो हकीकत ना हो सकता है वो दलितों के पास उस तरह से न जा रहे हो सकता है अल्पसंख्यकों की आवाज उस तरह से उभर कर ना आ रही। जी सिद्धार्थ जी, आप मुस्कुराकर कुछ मैं देखिए, जो और दूसरे राज्य हैं उनकी सामाजिक स्थितियां और राजनीतिक समीकरण अलग है। उत्तर प्रदेश में, अब आप बंगाल से तुलना करिएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जिस ढंग से लड़ी हैं, या एक महीने में तेजस्वी ने जो मुकाबला किया है, अपने एजेंडे पर लगा दिया था और पसीने छूट गए थे अमित शाह और मोदी के। ये तेजस्वी आखिरी 1 महीने में लड़े थे, तेजस्वी आखिरी 1 महीने में लड़े थे, अभी 6 महीने हैं जी। लेकिन उससे पहले इतना लंबा रायता फैल गया है, सबसे बड़ी बात है ना। जी सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से शीतल जी कुछ कहना चाहते थे, पहले शायद वो अपनी बात पूरी। जी शीतल जी, आप मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बंगाल में हम लोगों ने जो चुनाव नतीजों का आकलन किया है उसमें थोड़ी सी जिद शामिल है। बंगाल में जो हिंदुओं के वोट हैं उसमें बहुमत वोट बीजेपी ले गई है, इतने सारे उलटफेर के बावजूद, और इसको आप अगर दरकिनार करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। इस चुनाव में के वोट में बहुमत का वोट ले गई है सिद्धार्थ। फिर भी जिस तरह से मीडिया में प्रोजेक्शन हुआ था उससे तो यही था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही, वो तो नहीं ही हुआ। ठीक है कि वोट पड़े, सीटें बढ़ी, ये मानते हैं, लेकिन हमने तो सरकार बनवा दी थी, ये स्थिति निर्मित कर दी। जी सिद्धार्थ जी। मुकेश जी, देखिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें, एक की तरफ इशारा शिवाजी ने किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में मंडल 2 की जो केतली है ना, वो बड़ी तेजी से खदबदाना शुरू हो गई है। ये जातिगत जनगणना, जातियों में अलग अलग जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक जो बेचैनी है वो कभी भी उभरने को है। दूसरी बात जो अभी सबने कहा कि साहब समाजवादी पार्टी घर में क्यों बैठी है, या समाजवादी पार्टी मुखर होकर क्यों नहीं बोल रही है, या जितनी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव राजनीति करने वाली पार्टियां हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं। आप किसी ने बात की कि हिंदुत्व का डर कितना बैठ गया है, या इनकी राजनीति का, या राजनीति के चलते अलग थलग कर दिए जाने का जो एक खौफ है। 3 मस्जिदें गिरा दी गई उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों में, बाराबंकी, फैजाबाद और मुजफ्फरनगर में। बहुत सारे लोगों ने उसको लेकर आवाज उठाई। इनमें से कोई भी एक अल्पसंख्यक नेता नहीं था। कहीं कोई मुसलमानों का एक छोटा सा धरना प्रदर्शन, कोई कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी बोला, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गया, गिरफ्तार भी हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी भेजा, वो सब हुआ छोटा मोटा। कोई मुस्लिम संगठन की तरफ से, कोई मुसलमानों का जो नेता हैं, धार्मिक उनके जो लोग हैं, इनमें से कोई नहीं बोला। कानपुर की घटना बहुत ताजी है। कानपुर की घटना पे आप देखिए, मैं ये बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ जी, समय कम है इसलिए बहुत संक्षेप में, कोई भी व्यक्ति ऐसी इस समय कोशिश नहीं कर रहा है कि वो इनका जो जाल बुना जा रहा है उस ट्रैप में पड़ने से बचने का दरअसल ये प्रयास है। इस वजह से कोई इन मुद्दों पर, अभी देखिए, हो सकता है कल को अगर कोर्ट बरी कर देता है, या कोर्ट में अगर मुकदमा वापस लेने का दांव इनका सही बैठ जाता है, तो हो सकता है कि उनकी एक कोई जन आशीर्वाद यात्रा टाइप की भी निकाली जा सकती है, जो लोग छूटें, ताकि फिर से एक माहौल पैदा हो। तो दरअसल उस तरह का माहौल पैदा ना हो। अल्पसंख्यकों की तरफ से मैं पूरी समझदारी बरतने का वो भाव देख रहा हूं उनके भीतर। राजनीतिक दल भी उसे थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, ये तो एक बात तय देखी है। शीतल जी ने जो कहा कि देखिए, जितने भी ये जो वीडियो सर्वे करने जा रहे हैं, डर हमें, आप में या राजनीतिक दलों में नहीं है, आम जनता के बीच में भी बहुत है। दरअसल या तो जो वही निकल के बाहर बोलने आ रहा है जो खुले तौर पर किसी एक राजनीतिक दल के साथ जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, या जो बहुत ज्यादा परेशान है। वरना ज्यादातर
बाहर निकलकर बोलने और गुणगान करने के लिए वही लोग आ रहे हैं जो सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए हैं या जिसके साथ उनकी आस्था है, मुखर होकर वही बोल रहे हैं। बाकी तो आदमी चुपचाप घर में बैठा है, उससे पूछो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल उन्हीं के साथ है, बहुत ही अच्छा किया है। वो वाली स्थिति हमको भी ऐसा लगता था, लखनऊ में बैठ के हमें भी ऐसा लगता था। मैं भी करीब 30 साल से टेलीविजन पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस तरह के वॉक्स पॉप की हकीकत क्या होती है। ये राय कभी आपको सामने नहीं देती है। ये ठीक है कि कुछ लोग का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन कभी ठोस राय इनसे निकल कर नहीं आती है। जी शरद जी, इतना जोड़ना चाह रहा हूँ जो सिद्धार्थ संक्षिप्त टिप्पणी कि जो मस्जिदें गिराने वाली बात है, इसमें जिन पत्रकारों ने इनको रिपोर्ट किया उनके खिलाफ FIRs हुई हैं। बाराबंकी की मस्जिद का केस बता रहा हूँ, FIR हो गई है, पेशी के लिए परेशान है, संपादक लेवल के लोग दिल्ली से उनको बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आतंक का माहौल है और उसमें हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बचाकर चल रही है। ये बार बार उभर कर आया है और ये एक समझदारी भी है। अभी चुनाव करीब नहीं आए हैं, चुनाव जब आ जाएंगे तब शायद ज्यादा एग्रेशन इन्हीं पार्टी, इन्हीं नेताओं में दिखेगा। शिवा जी, वक्त नहीं है, लेकिन 30 सेकंड में अगर आप अपनी बात कह दें तो। जी, बात सिर्फ ये है कि बात ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार के जो सारे अंग हैं, आप देखिए, अपराधी अपराध करे समझ में आता है, पुलिस उसका साथ दे, फिर मीडिया उसका साथ दे और फिर जुडिशरी उसका साथ दे। ये जो जमघट है, इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जी, बहुत सही जी, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार होगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इस चर्चा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।